All right, myself Vivek Kumar, you're watching a Study India da EduTech digital platform. आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल की रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है इस टाइप की वीडियो आपके लिए बनाने को। आज का वीडियो का उद्देश्य है सिलेबस का भंडाफोड़, वही सिलेबस जो बीटीएससी कुछ दिन पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया था। क्या आपने वो सिलेबस देखा था? अगर देखा तो कुछ देर रुक जाइए क्योंकि वो सिलेबस को मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं, है ना, कि ये जो बीटीएससी है ना वो कैसे कैसे चीजों को घुमाती है। एक तरफ बीटीएससी और दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी। बीटीएससी नोटिस पे नोटिस धराते रहती है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, लेकिन वैकेंसी का अता पता नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 2 साल उठाकर देख लीजिए, बीटीएससी जो है वो अपने नियम को बार बार बदलते रहती है। 3 से 4 नियमों लेकर आ चुकी है। अरे भाई पहले अपने बात पे ही अडिग रहो ना, है ना, या फिर आप एक नियम को डिसाइड करके आप फाइनलाइज करके उस नियमावली को लागू करो। लेकिन आप तो भाई मदारी का खेल बना रखे हो कि अच्छा मुझे लगा कि अच्छा ये पॉइंट्स को हटाना है, अरे जल्दी हटाओ और नोटिस स्टूडेंट को थमा दो। और दूसरी तरफ मंगल पांडे जी अपने कुर्सी बचाने के लिए, है ना, ये जो कुर्सी पे मैं बैठा हूं, है ना, उसी तरीका से वो हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं। तो अपने कुर्सी को बचाने के लिए आपने देखा होगा कहीं भी जाते हैं भाषण में इतनी वैकेंसी आ रही, इतनी वैकेंसी आ रही है। यार वैकेंसी को क्लियर भी तो करो, है ना। आप ही के कार्यकाल में सीएचओ की वैकेंसी आई, लेकिन सीएचओ की वैकेंसी कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई? क्योंकि पेपर लीक हो गया पहले भाई, है ना। अब उसकी कोई डेट की अता पता नहीं है कि सीएचओ की वैकेंसी कब होगी। खैर ये सब पे वीडियो आते रहेंगे, बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए बीटीएससी की सिलेबस की भंडाफोड़ करता हूं। आखिर भंडाफोड़ क्यों बोल रहा हूं? कि आपको तो पता है कि हमारे देश की जो राजकीय भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, लेकिन आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। लेकिन जो हमारे बीटीएससी है ना, वो भाई थोड़ा अधिकारी वहाँ पे है ना, वो अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, है ना। किन सेंस में तेज समझते हैं? आप समझ रहे हैं कि उनसे एक पेपर नहीं करवाया जा रहा है, वैकेंसी नहीं लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, है ना। इसलिए वो सिलेबस जो है वो इंग्लिश में जारी किए हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने इंग्लिश में सिलेबस जारी किया है तो हम इंग्लिश में ही इसे पोस्टमार्टम करते हैं। ऑलराइट, सो कॉल्ड सिलेबस जो आपके पीछे है, यही सिलेबस बीटीएससी ने कुछ दिन पहले जारी किया है। ये सो कॉल्ड सिलेबस नहीं है, ये रियल सिलेबस है जहां से आपके पेपर में एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ये स्टाफ नर्स करके सिलेबस जारी किया, ये मेंशन नहीं किया कि एएनएम या जीएनएम की सिलेबस है। अरे भाई स्टाफ नर्स दोनों होते हैं, एएनएम होते हैं और जीएनएम होते हैं, दोनों का पाठ्यक्रम बहुत अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब आप इस सिलेबस को एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है, तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ये मुझे लगता है कि जीएनएम की सिलेबस। खैर जो बीटीएससी में बैठे हुए अधिकारी है ना, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भाई, क्योंकि इस टाइप से सिलेबस उन्होंने डिजाइन किया है, इससे लगता है कि हाँ उन्हें तो नॉलेज है लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप देखो ना, जो हमारी बीटीएससी है वो समय पे वैकेंसी नहीं लाती है, और जो वैकेंसी लाती भी है उसे करवा नहीं पाती है। सीएचओ को एग्जाम जो है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्जाम, कितना दिनों के बाद वैकेंसी आई थी, वो भी वैकेंसी रातों रात पेपर लीक हो जाने के कारण उसकी अभी तक अगली जो तारीख घोषित होना चाहिए जो नहीं हुआ है, जो कि बीटीएससी को नाकामयाबी को दर्शाता है। तो सर एएनएम की सिलेबस क्या होगी? आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये जवाब आपको लास्ट में मिल जाएगा। आइए सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। 2 सबसे बड़े प्रश्न आ रहे थे, क्या सर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो जीएनएम में पढ़ना है वहां से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसा कुछ सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको आगे जवाब आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज, क्या सर मिडवाइफरी और चाइल्ड नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? इसकी भी जवाब आगे मिलेगी, तो वीडियो को टी लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो सबसे पहले आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है बेसिक साइंस, है ना, बेसिक साइंस लिखा है।
बेसिक साइंस यानी कहने का मतलब समान जो विज्ञान होता है वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। नर्सिंग का भाई एग्जाम है, लेकिन समान विज्ञान कैसा नर्सिंग में पूछा जाता है वो जरा सा देखो ना। ये साफ साफ लिखती है कि एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी फैक्टर विच में डिस्टर्ब दिस मैकेनिज्म और ऑन सच डिस्टर्बेंस। यानी कहने का मतलब आपकी जो मानव शरीर है उसके एनाटॉमिकल और बायोकेमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है भाई, ठीक है। मानव शरीर में ही जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जब आप पढ़ेंगे उसमें सारा सिस्टम का पढ़ाई किया जाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके जरिए आप खाना का पाचन करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसके जरिए आप सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, उसी तरीका से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, उसी तरीका से एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया जिससे आप जो है अनवांटेड सब्सटेंस अपने बॉडी से पास आउट करते हैं, है ना। तो लॉट्स ऑफ सिस्टम अवेलेबल इन योर बॉडी, और ये एक लाइन लिखकर वो सारा एनाटॉमी के और फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सिलेबस घुसेर दिया है भाई। देख रहे हो कितनी चालाकी किया गया है बीटीएससी के द्वारा। क्वेश्चन घुमा घुमा कर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पूछा जा सकता है बस ये लाइन के चलते। ये साफ साफ लिखा हुआ है एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन करती है पूरे फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो आपकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है शरीर की, जैसे आप चल रहे हैं क्यों चल रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम की मदद से, है ना। आपके शरीर में सेल है, ब्लड है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है जिससे न्यूरल सिग्नल की ट्रांसमिशन हो रही है, उसी तरीका से सेंस ऑर्गन है, टिश्यू है ना। ये सब के बारे में आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी लिख रखा है, यही सब कुछ पढ़ना होता है। इसके साथ साथ इसमें इसके बीच में डिस्टर्ब दिस मैकेनिज्म ऑफ सच डिस्टर्ब है। इस जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर क्या होती है, जॉन्डिस जो बीमारियां पढ़ना होती है ना, लिवर सिरोसिस, है ना जी, अस्थमा हो गया, ये सब की जानकारी आपको इसमें दे। यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सिलेबस है आपके एग्जाम में, आप जो पढ़े हैं ना वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कहां से पढ़े, तो स्टडी इंडिया एप्लीकेशन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके बैच में पढ़ा रहा हूं। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है, तो आप जरूर एक बार ऐप को चेकआउट करेंगे जाकर। अगर आपको लगता है कि एक बेहतरीन कोर्स मुझे चाहिए तो सबसे अच्छा कोर्स आपके लिए सफलता बैच है, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं एक नंबर दे देता हूं 85 44 61 53 52, है ना, 53 52। इस नंबर पे कॉल करना, व्हाट्सएप करना और बोलना कि विवेक सर कि मैं वीडियो देखकर आया हूं, तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, वेरियस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लिनिकल इंपोर्टेंस, यानी जो अलग अलग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे सूक्ष्म जीवों की अलग अलग ग्रुप, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, इससे जो भी बीमारियां होती है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं ना उसकी जानकारी होनी चाहिए। कॉजेटिव एजेंट, वो बीमारियां कैसे होती है, उस बीमारियां को कैसे रोकथाम करेंगे, ये दूसरी जो पॉइंट्स है इसमें ये चीज आपको पढ़नी। मेरे भाई देखो चीजों को समझना, बीटीएससी जो है, मैं बोला ना स्टार्टिंग में, मैं बोला था जिसने ये सिलेबस डिजाइन किया है ना वो बहुत पढ़े लिखे लोग के द्वारा सिलेबस डिजाइन किया गया है। खैर अगर इतने पढ़े लोगों को, ठीक है, अपॉइंट कर दिया जाता कि आप सीएचओ, एएनएम, जीएनएम की वैकेंसी को करवाओ, तो बिल्कुल मुझे भरोसा है, ठीक है, कि ऐसे लोग एग्जाम को बहुत निष्पक्ष रूप से आपको करवाएंगे, ठीक है। अरे आप ये सोचो ना कि आपकी जो बीटीएससी है ना, वो सीएचओ की एग्जाम कितनी पहले से घोषणा चल रही थी कि सीएचओ की बहाली आएगी आएगी आएगी, लेकिन एग्जाम भी नहीं हुई, है ना, एग्जाम भी नहीं। अरे सबसे हैरानी की बात एक चीज और बताऊं, सीएचओ को जिस दिन पेपर थी ना सीएचओ का, जिस दिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर सिलेबस की कोई जानकारी नहीं है सर कि सीएचओ में कैसा क्वेश्चन आएगा, और वो बोर्ड बीटीएससी इतनी लेजी बोर्ड है ना, इतनी सुस्त बोर्ड है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सीएचओ के एग्जाम से 24 घंटा पहले वो सिलेबस जारी करती है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस एग्जाम आप करवाने जा रहे हो उसकी 24 घंटा पहले सिलेबस जारी करते हो। अरे भाई देख लो बच्चों लोग, ये सिलेबस है, रात भर पढ़ लेना और कल एग्जाम दे देना। अरे भाई उसमें भी इस बच्चों जाकर सेंटर पे एग्जाम देने के लिए तैयार थे, क्या आप एग्जाम करवा पाए? नहीं करवा पाया। क्यों? क्योंकि आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो बीटीएससी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जहां से पेपर लीक हो जाते। तो ये सवाल आपसे पूछना चाहिए बीटीएससी वाले, सिलेबस जारी करने से सब चीज ठीक नहीं हो जाती। मैं मानता हूं कि आप सिलेबस जारी करके बहुत अच्छा काम, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सही समय पे एग्जाम करवाइए और सही समय पे रोजगार। दूसरा देखो,
डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, वही हॉस्पिटलिटी कम्युनिटी जो हमने बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो, है ना। कलेक्ट द हैंडल स्मेशमेंट, और वही मतलब अलग अलग जो टेस्ट है उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। वेट एंड मीजर कैलकुलेशन ऑफ डोजेज एंड प्रिपरेशन, जो भी मेडिसिन है ना, जो भी मेडिसिन है या फिर जो भी सॉल्यूशन, जैसे रिंगल सॉल्यूशन हो गया, आरए लगाते हैं, उसकी क्या डोजेज होनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। रीड एंड इंटरप्रेट प्रिस्क्रिप्शन केयर्स ड्रग्स अकॉर्डिंग टू दी रेगुलेशन, जैसे कोई भी ड्रग्स हो गया, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एंटीमेटिक्स हो गया, ये ड्रग्स का कहाँ पे यूज है ना, ये ड्रग्स की कहाँ पे यूज है और कितने डोजेज में ये ड्रग्स की यूज है ना, कौन सा मरीज मरीज को कौन सा दवाई देना है, किस समय पे देना है, ये सब की जानकारी आपको इसमें लेना है। डिस्क्राइब द वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग्स एक्टिंग द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, जैसे कुछ पार्टिकुलर ड्रग्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग सिस्टम पे वर्क करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अलग ड्रग्स होती है, ठीक है, न्यूरॉन्स की अलग ड्रग्स होती है ना, तो ये सब के बारे में आपको जानना। रिकॉग्नाइज द टॉक्सिक सिस्टम रिलेटेड टू कॉमन ड्रग्स एंड पॉइजन, यानी कहने का मतलब जो ड्रग्स, जो दवाइयां आप चला रहे हैं मरीज को, उस दवाइयां का क्या साइड इफेक्ट है, ये आपको जानकारी, ये आपको बेसिक साइंस में दे रखा है ना। बेसिक साइंस समान साइंस करके पूरा सब कुछ घुसेर दिया इस, है ना। प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का कुछ कुछ टॉपिक इसमें भी घुसेर दिया है। अब दूसरा टॉपिक आता है वो न्यूट्रिशन एंड डाइएटिक्स है। इससे पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मिडवाइफरी कहाँ दिया हुआ है, नर्सिंग का जो एक कोर सब्जेक्ट होती है मिडवाइफरी, वो है कहाँ सर, हम लोग तो मिडवाइफ से है ना सर। देखो मिडवाइफरी जो है वो थोड़ा सा तेज आदमी है ना भाई, बीटीएससी वाला है, कहाँ गया, देखो मिडवाइफरी, देखो यहां दे रखा, ये ओवेस्टिकल नर्सिंग को ही मिडवाइफरी बोलते हैं, है ना। गाइनो नर्सिंग, जिसमें इसमें एक स्त्री को मां बनने की पूरी जो प्रोसेस होती है ना, प्रक्रिया होती है गर्भधारण, वो पढ़ना है। गर्भधारण से पहले, गर्भधारण के बाद और गर्भधारण के पीरियड में जो भी चेंजमेंट है ना, फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट जो भी देखने को उसके शरीर में मिल रहा है, वो सब का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं मिडवाइफरी में, ठीक है भाई। जैसे देखिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूरियम, है ना। देखो पहला क्या लिख रखा है कि आपको एनाटॉमी किसकी और फिजियोलॉजी किसकी पढ़ना है भाई, तो प्रेगनेंसी की, है ना। चाइल्ड बर्थ की जो भी प्रक्रिया होती है उसको आपको प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर स्ट्रक्चर कि चाइल्ड बर्थ में कौन कौन सा ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ना। जैसे आपकी पेल्विस वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओविडक्ट हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, यानी चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए, फंक्शन। इसके साथ साथ प्यूरिपेरियम यानी आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो स्टेजेज होती है जिसमें ऑर्गन्स अपने पहले की पोजीशन को रिगेन करना चाहती है, ठीक है। जैसे जैसे जो आपकी ये मदर बॉम्ब्स, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, यूटेरस, ठीक है, गर्भाशय। साथ में जो बर्थ कैनाल होता है वो आफ्टर बर्थ, है ना, 6-7 सप्ताह तक जो वो अपने पहले जैसा पोजीशन को रिगेन करता है। इसमें क्या क्या चेंजमेंट, क्या क्या प्रक्रिया लगती है, ये सब की अध्ययन आपको इसमें करना है। एंटीनेटल केयर टू मदर, यानी स्त्री को जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है ना, टिल बर्थ तक जो केयर देना चाहिए वो क्या केयर देना चाहिए, जो टीकाकरण होता है ना, टेटवेट का, और इसके साथ साथ और जो टीकाकरण है वो कौन कौन सा मंथ पे लगना चाहिए, ये सब की जानकारी आपको होना चाहिए भाई इसमें, ठीक है। दूसरी चीज है इपिस्टोमी एंड सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री टीयर्स, यानी इपिस्टोमी का मतलब क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी मिडवाइफरी में समझा चुका हूं, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन पे जाकर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो भाई जो छोटी ऑपरेशन आप जानते होंगे, है ना, बड़ी ऑपरेशन जानते होंगे, यानी जो बेबी की डिलीवरी होती है ना, छोटी ऑपरेशन क्या होती है, तो वजाइना की जो ओपनिंग होती है और एनस के बीच जो कट लगता है उसी को हम लोग इपिस्टोमी बोलते हैं, am I right? तो इपिस्टोमी सचर ऑफ फर्स्ट और सेकेंड डिग्री टीयर्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, यानी जो
शिशु का डिलीवरी होता है ना, वो किस मेथड से, मतलब टाइप्स ऑफ मेथड आपको इसमें पढ़ना है। दूसरी चीज है डोमेस्टिक सर्विस टू मदर एंड चिल्ड्रन, माँ और जो बच्चा है उसकी देखभाल कैसे हो, ठीक है, उसकी डोमिसलरी सर्विस कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ऑब्स्टेकल इमरजेंसी नीडिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट एंड एडवाइस, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी, आपने पढ़ा है पीपीएच पोस्टपार्टम हैमरेज, है ना, इसके साथ साथ आपने क्या पढ़ा, इक्लिम्सिया पढ़ा होगा, प्री इक्लिम्सिया पढ़ा होगा। दिस इज अ फर्टाइल कंडीशन, ये इमरजेंसी कंडीशन है प्रेगनेंसी का। तो इस दौरान एज अ नर्स आप क्या कर सकते हैं, उसको कैसे उपचार किया जा सकता है, उस बीमारी को कैसे पकड़ा जा सकता है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। तो भाई मिडवाइफरी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो, जब आप एएनएम की सिलेबस उठाना, अब एएनएम वाले बच्चों बोलेंगे सर हमारे लिए क्या है, तो तुम्हारे लिए भी यही है। जब आप अपना सिलेबस देखोगे, बीटीएससी ऑलरेडी आपकी सिलेबस जारी कर रखा है 10,709 वाला जो एग्जाम करवाया था, तो उसमें ये सब दिया हुआ है मिडवाइफरी में, है ना। लेकिन मिडवाइफरी में कुछ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का भी सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो मैं बोला ना कि ये जो बनाया है ना जीएनएम वाली, ये जो सिलेबस, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ठीक है। तो मिडवाइफरी का मिडवाइफरी में रखने दिया है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को आगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में डाल दिया है। देखो ये मिडवाइफरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हमें दिख नहीं रहा है, यार पीडियाट्रिक नर्सिंग को ही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, है ना। यानी जन्म से किशोरावस्था तक की जो नर्सिंग होती है, जिसमें हम एनाटॉमी और उसकी बच्चा का फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ही पढ़ते हैं, जैसे पीडियाट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। पहला है डिस्क्राइब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एट डिफरेंट एज ग्रुप, है ना। यानी अलग अलग एज ग्रुप, 0 से जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 साल तक, 2 से 5 साल तक, 5 से 10 साल तक, 14 साल तक, है ना, टिल प्यूबर्टी, है ना, किशोरावस्था तक अलग अलग एज ग्रुप में बच्चा में ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यूट्रिशनल, है ना, कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें कौन सा न्यूट्रिशन, प्रोटीन की मात्रा, है ना, कैल्शियम की मात्रा, ये सब कितनी मात्रा में कितनी आवश्यकता है ना। ताकि आपने बीमारी सुना हो ना, बच्चा में क्वाशियोरकर मेरेस्मस नाम की प्रोटीन डिफिशियंसी बीमारी है ना, माल न्यूट्रिशन के कारण कुपोषण की शिकार होते हैं बच्चों। तो उससे आप कैसे बचा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। और साथ में वो बच्चा का मानसिक ग्रोथ, बच्चा का शारीरिक ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, उसके बारे में एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रोवाइड नर्सिंग मैनेजमेंट टू नियोनेट्स चिल्ड्रन मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर, जो जन्मजात बच्चा है उसमें सर्जिकल डिसऑर्डर कुछ होती है ना, तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है ना। चिल्ड्रन विथ मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म लेते हैं उनमें हार्ट में छेद होती है, या फिर कुछ बच्चा जन्म ले रहे हैं जो जो नॉर्मल कंडीशन होता है, नॉर्मल उसका फिजियोलॉजी से चेंज होता है, नॉर्मल एनाटॉमी से उसकी चेंज होती है, शारीरिक संरचना अलग अलग देखने को मिलता है। तो उस दौरान उस बच्चा की ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, क्या उस ट्रीटमेंट उसे नॉर्मल लाया जा सकता है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। रिकॉग्नाइज इमरजेंसी इन नियोनेट्स चिल्ड्रन, टेक अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर, ठीक है। जो जन्मजात बच्चा, नियोनेट्स कहने का मतलब जो एकदम ताजा ताजा जो बच्चा निकला है ना, वो बच्चा का नियोनेट्स बोलते हैं। नियोनेट्स में जो इमरजेंसी की कंडीशन होती है ना, जब आपने एपागर स्कोर के नाम सुना होगा, है ना, जो बच्चे की स्कोर होती है जब बच्चा जन्म लेता है, एपागर स्कोर, है ना, जो बताती है कि आपकी बच्चा सरवाइव कर रही है, कितनी स्ट्रेस में है ना, नॉर्मल कंडीशन है या माइल्ड डिस्ट्रेस है या फिर पूरी तरीका से डिस्ट्रेस है। तो उस कंडीशन में आप बच्चे को कैसे रिकवर करेंगे, है ना। मैनेज नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबी लो, अच्छा अगर कोई बच्चा कुपोषित है, माँ के गर्भ से जो उसकी नॉर्मल वजन होना चाहिए, औसतन जो वजन होना चाहिए उससे कम है ना, तो जाहिर सी बात है उसकी शारीरिक संरचना उतनी अच्छे से नहीं बन पाई होगी जो नॉर्मल बच्चा की, समान बच्चा की शारीरिक संरचना बनती है। तो इस केस में आप इस बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, क्या क्या उपचार होगी इसके लिए, क्या क्या ट्रीटमेंट होगी कि उस बच्चों को पुनः हम नॉर्मल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक कमेंट बॉक्स में राय जानना चाहता हूं
क्या आप चाहते हैं कि आप सभी के लिए क्वेश्चन का सीरीज जिस चैनल पे लाया जाए, वैसे क्वेश्चन जो अलग अलग नर्सिंग एग्जाम में अलग अलग स्टेट में है ना वो पूछे गए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, वो क्वेश्चन आपके सामने लाया जाए। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें, है ना। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट की कमेंट यस रहा तो मैं आपके लिए इस चैनल पे कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छी मैनेज नॉर्मल न्यूबॉर्न लो बर्थ वेट, ये हो गया। डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड एंड नर्सिंग, बी एबल टू प्रैक्टिस देम व्हाइल नर्सिंग केयर हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। वही चीज है चाइल्ड एंड नर्सिंग। जब आप हॉस्पिटल और कम्युनिटी में इसके बारे में समझाते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में और कम्युनिटी में इसके बारे में समझाते हैं समुदाय में, तो क्या क्या प्रिवेंटिव इसको लेकर लेना चाहिए, है ना, ताकि माँ भी सुरक्षित रहे। मातृत्व का देखभाल और नवजात शिशु का देखभाल करके प्रोग्राम बिहार सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है और केंद्रीय सरकार सेंट्रल सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो वो सब स्कीम आखिर है क्या, है ना, तो ये सब के बारे में समझना है इसमें, है ना। एज अ नर्स आप समुदाय में किस टाइप से एक गर्भवती महिला को हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैला सकते हैं, एक नवजात शिशु को लेकर आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, क्या क्या स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है वो सारे इसमें पढ़ना है। तो ये आपकी चाइल्ड नर्स। चलो आ जाओ बाकी फिर प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन एजुकेशन ट्रेंड्स इन अ नर्सिंग। एज अ नर्स जो आपकी कर्तव्य है, एज अ नर्स आप जो सुपरवाइज करते हैं, जो आपकी काम की देखभाल है, आपको एजुकेशन, आपकी जो ट्रेंड्स, आजकल नर्सिंग का ट्रेंड्स क्या है, गांवों में जाकर लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना। इस पे हमारी सरकार जो है वो नर्स को सौंप रही है कि एज अ नर्स आप सिस्टर हैं, गांव जाइए और हेल्थ को लेकर आप लोगों के बीच अवेयरनेस पहुंचाइए। कुछ दिन पहले की बात है जब कोरोना का टाइम था, ठीक है, तो लोग घर में थे लेकिन यही सिस्टर, यही नर्स, यही एएनएम जीएनएम की वर्कर गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, गली मोहल्ला जाकर लोगों को अवेयरनेस फैला रही थी। जो भी प्रोसीजर था, जो भी प्रोटोकॉल कोरोना को लेकर सरकार की थी, डब्ल्यूएचओ की थी, लोगों को जागरूक कर रही। तो ये नर्स की कर्तव्य है, ये नर्स की काम है कि जब विपत्ति आ पाती है, स्वास्थ्य को लेकर जब विपत्ति आ पाती है, तो सबसे पहले आपको आगे रखा जा सकता है, आपको फ्रंटियर वर्कर बनाया जा सकता है, और जैसा कोरोना में बनाया गया। जब युद्ध हो तो उस समय आर्मी को फ्रंटियर वर्कर बनाया जाता है। जब हेल्थ का युद्ध हो, ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर युद्ध छिड़े, तो उस समय स्वास्थ्य विभाग को फ्रंटियर लाइन पे रखा जाता है। तो ये सब चीज है कि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे आप एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ को कैसे संभालेंगे, ठीक है, पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे, ये सब स्तरीय पे जो प्रोटोकॉल है उसको कैसे फॉलो करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ नर्सिंग कंपोनेंट हॉस्पिटल पब्लिक हेल्थ सर्विस, ये देख लेना, इसमें उतना डिस्कस करने की कोई चीज नहीं है ना। इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ, आपकी मानवीय बर्ताव कैसी होना चाहिए एज अ स्टाफ, यहाँ पे ये सब आपको जानकारी है, लेना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन डेवलपमेंट स्किल एंड सुपरवाइजर टेक्निक, है ना, जैसे एज अ नर्स आपको रोल दिया जाता है कि आप आशा के साथ मिलके टीकाकरण, पोलियो का टीकाकरण लगाएं गांव गांव में जाकर। तो आप जो आपसे नीचे जो वर्कर हैं उनके साथ आप कैसे कोरिलेट कर सके, आप उस चीज को, ठीक है, उस अभियान को सफल बनाते हैं, ये सब की जो है व्याख्या इसमें किया जाता है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो मुझे आशा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो बना लेंगे, क्योंकि ये जो आम चाल की भाषा होती है ना, उस टाइप से यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कि मतलब ऑप्शन बना दिया जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड कि एज अ नर्स आप एक अभियान आपको सौंपा गया है, टीकाकरण, जैसे पोलियो का टीकाकरण लगाना है, आपको पंचायत स्तर पे सौंपा गया है, तो आप किसके साथ मिलके कैसे कैसे इस चीज को रेगुलेट कीजिएगा, ये चीज इसमें पढ़ना है। ट्रेंड्स इन नर्सिंग एंड नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड अबाउट, है ना, ये थोड़ा सा जो टॉपिक है कि इंडिया में जो नर्सिंग की एजुकेशन है इसकी क्या ट्रेंड, क्या अबाउट में, खैर मुझे नहीं लगता ये इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन सिलेबस में डाल देगा। मैं बोला ना भाई कि जो सिलेबस बना है ना, बहुत भेजा वाला आदमी बना है भाई, उसे नॉलेज पूरा है ना, वो पढ़ लिख कर वो आयोग में जाकर बैठा है, बीटीएससी में एकदम पढ़ लिख कर बैठा है, तब ने ये बोला है कि भैया अबोर्ड की जो नर्सिंग है, अबोर्ड मतलब दूसरे देश की जो नर्सिंग है
उसकी जानकारी आपको है क्या, है ना? नर्सिंग एजुकेशन जो इंडिया इसकी क्या ट्रेंड्स है, इसके बारे में आप क्या जान नर्सिंग एज अ प्रोफेशन द राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन ऑफ पर्सनल लाइफ। हाँ, देखो एक चीज ये भी लिखा है कि आप अगर नर्सिंग एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए आप प्रोफेशनल लाइफ, है ना, एडजस्टमेंट इन प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ होती है। प्रोफेशनल लाइफ जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आपकी कर्तव्य है, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये इसमें दे रखी है ना। मेथड टीचिंग एप्लीकेबल फॉर नर्सिंग, नर्सिंग के जो मेथड टीचिंग है एप्लीकेबल ये है, ठीक है भाई। ये तो जनरल ऑप्शन नर्सिंग हमने देख लिया, चाइल्ड नर्सिंग भी हमने देख लिया। अब देखो एक टॉपिक जो है आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। देखो मैं ये सिलेबस को, है ना, मैं सिलेबस को क्यों बोल रहा हूं कि ये जीएनएम के सिलेबस हो सकते हैं, रीजन क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग दे रखा है। देखो अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये जो सिलेबस है सिर्फ जीएनएम के सिलेबस है, ठीक है। रीजन क्योंकि बेसिक साइंस, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में क्वेश्चन एएनएम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं बीटीएससी में, ठीक है। वो लिख नहीं रखा है लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। लेकिन जब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग डाल दिया गया तो ये जो है एक अलग सा सिलेबस ही है जीएनएम। इसमें आप देख सकते हैं कोजेज, पैथोफिजियोलॉजिस्ट, सिम्टम ट्रीटमेंट, प्रोफाइलिटिक मेजर इन कॉमन मेडिकल सर्जिकल द वेरियस सिस्टम बॉडी, ये आपको एप्लीकेशन पे सर द्वारा करवाया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस चीज को करवा रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, अनुराग सर करवा रहे हैं आई थिंक, है ना। तो आप एप्लीकेशन को जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ फंडामेंटल नर्सिंग। देखो फंडामेंटल नर्सिंग भी अमरिंदर सर द्वारा करवाया जा रहा है ना। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इट स्कोप, इटिक्विटी, इथिक्स, है ना। जैसे नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, देखो ना फंडामेंटल नर्सिंग वाला एक टॉपिक अगर यहाँ देखोगे तो फंडामेंटल नर्सिंग अगर ढंग से करोगे तो वो क्लियर हो जाएगी। जैसे आपकी है ट्रेंड्स इन नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, ये 6 वाला टॉपिक है, वो लोग फंडामेंटल नर्सिंग में ही आपको पढ़ा देंगे। ये सब चीज आपको समझना है ना। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा, कोजिनाइटल सेफ इन्वायरमेंट टू पेशेंट, कैरिंग द बेसिक प्रोसीजर टू केयर द पेशेंट विद अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व, है ना। ऐसा थोड़ी ना है यार, ठीक है, कि आपको अगर कोई रोगी को, ठीक है, फर्स्ट एड देने के लिए बोला जाए या फिर बोला जाए कि एज अ नर्स आप उसको केयर करें पेशेंट को, है ना, तो भाई जो आम चल की भाषा है आप उसके अनुसार केयर करने लगे, नहीं। जो साइंटिफिक मेथड है, जो प्रॉपर मेथड बनाया गया है, जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है, उसको फॉलो करते हुए आपको उस मरीज को केयर करना है ना। तो ये सब फंडामेंटल नर्सिंग में पढ़ाया जाता है। मेक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड, आपको समय समय से रिकॉर्ड बनाना है ना। उसकी शारीरिक रिकॉर्ड की, उसकी वजन क्या हो रही है, मतलब एक सप्ताह के लिए अगर कोई रोगी कहीं एडमिट होता है तो आपको रोजाना जो डॉक्टर से सलाह मिलती है कि ये सब चीज की रिकॉर्ड आप मेंटेन करें, तो ये सब पढ़ाएंगे सर आपको, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन द रिकॉर्ड पैटर्न नर्सिंग किया, ठीक है भाई। चलो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग राहुल सर के द्वारा करवाया जा रहा है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, सोशल कल्चर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली एंड कम्युनिटी। देखो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को फ्रेमिंग किया जा सकता है, क्वेश्चन को जो है वो लैंग्वेज फॉर्म में बनाया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन समुदाय से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, सोशल कल्चर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ इंडिविजुअल फैमिली, मेथड कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिजीज। देखो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे डिजीज वाला, अगर सर उधर बेसिक साइंस में आपको पढ़ा दिया जाए स्प्रेड ऑफ डिजीज कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर देखो मैं पढ़ाऊंगा वहां पे, ठीक है, तो मैं भी आपको वो चीज पढ़ाऊंगा। अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग राहुल सर पढ़ाना है तो राहुल सर भी आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो दो दो जगह आपकी है सिलेबस, तो कुछ कुछ टॉपिक है जो दो जगह पे दिया हुआ है ना। नीड्स फॉर हेल्थ एजुकेशन टू बिल्ड द इफेक्ट द सेम पेशेंट फैमिली, वही है कि हेल्थ एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस पढ़ाइए, बताइए, एवेल्युएट कीजिए पेशेंट को, उसकी फैमिली को और समुदाय को, है ना। प्रिपेयर यूज अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स फॉर इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन, है ना। देखो ऑडियो विजुअल एड फॉर इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे ये समझना कि हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप ऑडियो विजुअल एड यानी वीडियोग्राफिक एड और फिर या फिर ऑडियो एड के जरिए आप हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करें, अप्रोप्रिएट करें, है ना। तो ये सब प्रिपेयर करने के लिए सिम्टम्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल
पैथोलॉजी, सामाजिक जो पैथोलॉजी होती है, सामाजिक डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी कारण क्या होती है? डेमोन्स्ट्रेट स्किल इन सोशल वर्क, मेडियो सोशल वर्क मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो सामाजिक काम है, उसकी क्या स्किल होना चाहिए, है ना? एज अ वर्कर आप में कुछ स्किल है ना? आप नर्स बनने जा रहे हो तो नर्स की सबसे पहला काम क्या होता है? भाई सहनशीलता, है ना? सेवा का भाव होना चाहिए। देखो नर्स आप बनने जा रहे हो और आप में सेवा का भाव नहीं है ना, तो आप में स्किल नर्सिंग का है ही नहीं। मिडवाइफरी का ही मतलब होता है दाई, है ना? तो एकदम सेवा का भाव, जो पेशेंट आ रहा है ना, वो पेशेंट कितना भी कठोर हो, है ना? उसकी आवाज अगर करवा है, फिर भी हमारे तरफ से जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें स्किल सिखाया गया है, सेवा का भाव, वो होना है। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर टू द मदर चिल्ड्रन सर्विस अवेलेबल फॉर देम इन अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज। यानी मैंने आपको बोला था ना, मातृत्व और चाइल्ड की जो सेवा होना चाहिए, अर्बन कहने का मतलब शहरी इलाका में, और रूरल कहने का मतलब ग्रामीण इलाका में, ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में, ये सब है ना। डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वही चीज है, एडुकेट द कम्युनिटी अबाउट द, हाँ जी देखो मेथड फैमिली प्लानिंग, देखो ये वाला यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फैमिली प्लानिंग क्या होती है? बच्चों को, जैसे हम दो हमारे दो वाला जो नारा था, फैमिली प्लानिंग कब आया था? फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य क्या है? फैमिली प्लानिंग कैसे किया जा सकता है? कितने मेथड है, नेचुरल मेथड से लेकर जो बैरियर मेथड है, सर्जिकल मेथड है, वो सब की अवेयरनेस आपको फैलाना है, ठीक है? जो समाज में एक टीकाकरण, सॉरी बंधीकरण, है ना, बंधीकरण स्टरलाइजेशन मेथड जो पुरुष और महिला में है ना, मतलब समाज में ये किस तरीका से महिला को एकदम कहा जाता है भाई जो भी करे वो महिला करे, है ना? तो ये सबको आपको काउंटर करना है और समझाना है कि नहीं, स्टरलाइजेशन पुरुष भी करवा सकता है। जब आप पढ़िएगा ना तो वहाँ पे ये सब फैमिली प्लानिंग में समझाया गया है, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेट द स्किल इन कम्युनिटी डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी नर्सिंग सर्विस एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। यानी कहने का मतलब जो सेंट्रल की हेल्थ केयर सिस्टम आती है, सर्विस आती है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसको आपको कम्युनिटी में कैसे डिलीवर करना चाहिए, ये स्किल आपको होना चाहिए। आप देख रहे हो जितना भी टॉपिक दिया हुआ है ना, वो मेजोरिटी ऑफ टॉपिक, चाहे आप कम्युनिटी उठाकर देख लीजिए, चाहे आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग उठाकर देख लीजिए, चाहे आप ये मिडवाइफरी उठाकर देख लीजिए, ठीक है? हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो सिलेबस फ्रेम किया गया है ना, उसमें स्किल पे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है? तो स्किल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्किल कहने का मतलब स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बोला जाएगा एज अ नर्स करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप नर्स हैं, आप ग्रामीण में जाते हैं, आप समुदाय और आपके बीच किस स्तर का जो है वो वार्तालाप होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया रहेगा, दूसरा ऑप्शन, मतलब आपकी वार्तालाप की ऑप्शन में फ्रेमिंग किया रहेगा, तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा ना, दिमाग लगेगा, थोड़ा पेडागोगी कैसे होता है ना, उस टाइप से आपको फ्रेम करना होगा आंसर। जब आप इतना कर जाओगे तो सही कर जाओगे, तो क्वेश्चन आएंगे अच्छा, है ना? तो ये हो गई चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में वही चीज है जो रिलेटेड मेडिसिन और सर्जिकल नर्सिंग से जो रिलेटेड चीज है वो यहाँ पे पढ़ना है। जैसे आप इसे देख लेना, ठीक है? मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ, है ना? और क्या है, हाँ फिर देखो, फिर एक है न्यूट्रिशन और डाइटिक, जैसे वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ से को मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है ना, वो सब के बारे में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, वही चीज मैं आपको समझाया था ना यार, कि जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी अलग अलग एज ग्रुप में बताया जाता है कि इस एज ग्रुप के ग्रोथ के लिए ये सब चीज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो चाहे वहां पढ़ लो चाहे यहाँ पढ़ लो, बात बराबर है ना? प्लान द थेरेपेटिक्स डाइट फॉर वेरियस डिजीज, देखो थेरेपेटिक्स का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना? न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एंड प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, यानी ये खाना पीना से रिलेटेड है। यानी कुल मिलाकर ये है। थोड़ा सा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग देख लेते हैं, तो वही चीज जो सर्जिकल नर्सिंग में, जैसे आपने देखा होगा ऑटिक क्लेविंग स्टरलाइजेशन मेथड जो है ना, प्रेशर कुकरवा वाला जो मेथड होता है, उसमें पूछा जाता है कितने डिग्री पे चीजों को जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको डालकर, है ना, वो जो वैक्यूम वाला जो गैस होता है प्रेशर कुकर, उसको कितना डिग्री पे डालकर उसे स्टरलाइज किया जाता है। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी मेथड है स्टरलाइजेशन, सर्जिकल नर्सिंग में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखो ना यहाँ पे होगा ऑर्गेनाइज द कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विस, है ना, इमरजेंसी सर्विस को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एनेस्थीसिया का क्या यूज है रोगी को बेहोश करना है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी जो है वो कोई भी एनेस्थीसिया लगाकर रोगी की बेहोश कर दे, उसकी एक प्रक्रिया है कि ऑपरेशन से कितनी पहले, है ना, और एनेस्थीसिया जब आप रोगी को बेहोश करते हैं तो उस दौरान
रोगी जीवित है नहीं या मर गया, ठीक है, उसकी कौन कौन सा चीज को आपको मेजर करना है, कि आप पल्स आपको देखने रहना है, हार्ट बीट देखते रहना है। तो ये सब चीज इसमें पढ़ना है। एनेस्थेसिया यूज, देयर इफेक्ट्स, डेंजर्स एंड केयर टू एनेस्थाइज पेशेंट, यानी जो व्यक्ति बेहोश है ना, देखो थोड़ा सा ऐसे समझना, बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो, अरे झोला छापल ऑपरेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो ही सब सर्वोपरि है ना। जो झोला छाप डॉक्टर है वो सर्वोपरि है, वो सब कुछ करता है भाई, बेहोशी से लेके जो कुछ करना है वो सब कुछ करता है, ठीक है, इसीलिए मैं बोलूँ सर्वोपरि है, ठीक है। लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशनल है, एमबीबीएस, अगर ऑपरेशन कर रहा है हार्ट का, ऑपरेशन कर रहा है किडनी का, यानी आपकी सेंसिटिव ऑर्गन, आपकी वो ऑर्गन जो बहुत आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उस दौरान आपकी बेहोशी के लिए एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर अलग से आते हैं। वो एनेस्थीसिया का डॉक्टर आपको बेहोश करते हैं, और जब तक आपकी ऑपरेशन चलती रहती है तब तक वो एनेस्थीसिया का डॉक्टर बैठकर आपकी शरीर की कंडीशन को मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद, ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद वही डॉक्टर आपको होश में लाते हैं कि ये अब रोगी को कैसे होश में लाया जाए। तो एनेस्थीसिया का डॉक्टर हर एक जगह होते हैं, उनका काम ही होता है कि जो पेशेंट है उसको बेहोश करना, और बेहोशी से जब उसकी ऑपरेशन हो जाए तो होश में लाना, ठीक है। लेकिन जो झोला छाप डॉक्टर है वो सर्वोपरि है भाई, ठीक है। चलिए, तो रिकॉग्नाइज एंड प्रोवाइड द फर्स्ट एड इन द केस ऑफ कॉमन इमरजेंसी, वही चीज है कि अगर कोई इमरजेंसी आता है तो उसको सबसे पहले जो फर्स्ट एड मेथड है वो कौन सा देंगे, ये सब चीज, ठीक है। केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट हु रिक्वायर टू सपोर्ट द मेंटेनिंग द वाइटल फंक्शन, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको पेडियाट्रिक नर्सिंग भी डिस्कस कर दिया, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग यानी चाइल्ड मिडवाइफरी भी आपको डिस्कस हो गया, और प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजन एजुकेशन ट्रेंड इन नर्सिंग भी डिस्कस हो गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जो सिलेबस है ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना चाहे बीटीएससी तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ ये सारे सिलेबस का निचोड़ आपको एक जगह, एक ही एप्लीकेशन पे सारा सिलेबस का थ्योरी मिल जाएगा। किसी एग्जाम को, किसी युद्ध को, ठीक है, एग्जाम क्या है, ये आपकी सिलेबस क्यों दिया गया है, तो भाई ये बोला गया है कि हमारी जो किंगडम है ना वो इस टाइप से है, ठीक है, इतना से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यहां से हम क्वेश्चन पर फ्रेम करेंगे, यहां से आर्मी बनाएंगे। तो ये आर्मी को काउंटर करने के लिए ये सारे सिलेबस का निचोड़ थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी के लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जरूर एक बार जाकर चेकआउट करेंगे। मैं नंबर दे देता हूं 85 44 61 53 52, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको बोलना होगा कि मैं विवेक सर की वीडियो देखकर आया हूं, या विवेक सर की मैं जो क्वेश्चन वाला, जो सिलेबस वाला वीडियो बनाया उसको देखकर मैं ज्वाइन किया हूं। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा और कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, मैं ऑफिस में ये बोल दिया हूं भाई, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर वीडियो को दबाकर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इस टाइप का वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और जीवन का एक ही उद्देश्य है कि अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। धन्यवाद।